हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा से देख रही। कल की हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या देखा था? कल की हमने अपनी लास्ट वीडियो में 3.3 ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पढ़ा था। तो बट हमने स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, देन उसके हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आज की वीडियो हम इसके टाइप्स एंड मैनेजमेंट बोथ देखेंगे और आज के इस वीडियो के साथ ही मैं इस टॉपिक को फिनिश कर दूँगी। तो हम बात करते हैं अपने मेनली आज टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है क्या? तो आज हमारा टॉपिक है स्वाधीनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी। तो हमें जो मोस्टली चार इनके क्या होते हैं, चार प्रकार हैं इसके ऑटिज़म के मोस्टली। कौन कौन सा है? ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम एंड देन रेट सिंड्रोम। तो इन सब क्या है, ये एक चार प्रकार हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि देन ये उसकी मिलती जुलती कंडीशन है किसकी? ऑटिज्म की। किस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, क्या क्या किस में बात कर रखी है। फर्स्ट में बात करूं परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है? इस प्रकार का विकार 500 में से एक बच्चे में पाया जाता है। जब कहीं किसी एरिया में जब जनसंख्या देखी जाती है कि उस एरिया के जो लोग हैं वो 500 है, तो उस 500 वाली जनसंख्या के एरिया में इसमें से कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब ऑटिज्म की सिमिलर कंडीशन से रिलेटेड होगा। इसके बाद हम फिर बात करें, इस विकार से संबंधित बच्चे को दौरे भी पड़ते हैं। हमने बहुत सारी कंडीशन में देखा दिव्यांगता की कि कहाँ बच्चों को फिट्स आने लगते हैं, दौरे पड़ते हैं बहुत सारी कंडीशन में। तो एक ऑटिज्म की जो कंडीशन है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें भी क्या होता है, बच्चों को दौरे पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करें, इस विकार में ऑटिज्म के लक्षण भी पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की थी ऑटिज्म के, हमने लक्षण की बात की कि कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, सोशलाइजेशन इफेक्ट होती है। तो ये सारे लक्षण परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों के में भी सेम ऑटिज्म वाले लक्षण जो हैं दिखाई देते हैं। इसके बात करें, इसकी पहचान करने में काफ़ी समस्या होती है। क्या कि इन जब दोनों में क्या है, दोनों के जब लक्षण सिमिलर हैं तो दोनों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है कि ये ऑटिज्म है या परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी पहचान करने में काफ़ी समस्या होती है। आगे बात करूँ, क्या लिखा हुआ है? एस्पर्जर सिंड्रोम, किसी भी चीज़ के प्रति जागरूकता होती है पर सामान्य से कम। चीज़ों का क्या जाता है, जिस प्रकार से हम बात करें अगर ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म में क्या है, बच्चा स्वयं में लीन रहता है, उसे किसी प्रकार की जागरूकता नहीं होती है। बट क्या है, इन लोगों को जागरूकता होती है। कौन से बच्चों को? जो एस्पर्जर सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, इन्हें जागरूकता होती है पर सामान्य से कम होती है। जैसे एक नॉर्मल बच्चे को जिस प्रकार की जिस एज में नॉलेज होती है ना, उतनी एज में इन बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। बोलते वक्त वाणी पर नियंत्रण ना करना, क्या होती है, इन्हें कौन सी समस्या होती है? जब ये लोग बात करते हैं तो क्या होता है, इनकी जो वाणी होती है उस पर कंट्रोल नहीं होता है। कभी नॉर्मल बोलते बोलते इनकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी कभी बोलते बोलते कम हो जाती है। जिस कंडीशन में जिस तरह से इन्हें बात करनी है, कहाँ पे तेज़ बोलना है, कहाँ पे हल्का बोलना है, क्या वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, वहाँ पे इनका नियंत्रण नहीं रहता है। बात करें अक्षरों एवं अंकों में अधिक रुचि लेना, जो हमारे एस्पर्जर सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, इन्हें काय में इंटरेस्ट होता है? अक्षरों में, अल्फ़ाबेट, देन हमारे नंबर सिस्टम में, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इनका ये अच्छा होता है ये वाला एरिया। बात करूं, क्या लिखा हुआ है? रेट सिंड्रोम, यह वंशानुगत प्रभाव है जो ज़्यादातर लड़कियों में को प्रभावित करता है। रेट सिंड्रोम क्या है? ये वंशानुगत जेनेटिक है, ज़्यादातर लड़कियों को प्रभावित करता है। रेट सिंड्रोम ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो लड़कियों में मिलता है और ये हमारा वंशानुगत समस्या है, का प्रभाव है। वंशानुगत किसे कहते हैं? हमने पहले भी बहुत सारे हम टॉपिक्स में ये बात हमेशा टॉपिक आता है और हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि जो ऐसी समस्या जो हमारी पीढ़ियों से ट्रांसफ़र होकर हम तक आई है, जो हमारी पिछली पीढ़ियाँ थी, उसे हम बोलते हैं वंशानुगत या आनुवंशिक। बात करें 1500 में से किसी एक में पाया जाता है। हमने देखा कि रेट सिंड्रोम, जब हमने देखा किसी जगह की जनसंख्या क्या है, 15,000 है सॉरी, तो उसमें से क्या है 15,000 में बहुत कम कंडीशन में देखने को मिलते हैं कि उसमें से 15,000 में से कोई एक बच्चा क्या है, रेट सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, 5 वर्ष की आयु तक वृद्धि एवं जो हमारा विकास होता है वो सामान्य होता है एवं 4 वर्ष की आयु के बाद मस्तिष्क का विकास धीमा हो जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि 18 जो हमारा डेवलपमेंट है और हमारा वो चलता है वृद्धि एंड विकास, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, 5 महीने तक क्या है, ये चीज़ें सामान्य रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं।
जब बच्चा 4 साल का होता है, 4 साल के बाद क्या होता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, इफेक्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, मन मस्तिष्क होता है ना, मन मस्तिष्क का जो विकास है वो धीमा हो जाता है। जितनी बच्चे की ग्रोथ होनी होती है वो 4 वर्ष तक ही होती है। इसके बाद क्या होता है, बच्चे का सब जो मस्तिष्क का सिस्टम है वो सारा डिले काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जितना विकास उसका इतनी एज में हो जाता है तो वो उतना ही विकास रहता है उसका। नेक्स्ट बात करें, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अधिक बाधा होती है किसको, रेट सिंड्रोम वाले बच्चे जो हैं इनको मानसिक और सामाजिक विकास, जो इनका सोशल एंड इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। कौन सी डिसेबिलिटी में, रेट सिंड्रोम में। आगे बात करें, यूटिस्टिक डिसऑर्डर। यूटिस्टिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक सामाजिक लगाव में बाधा का होना है। ऐसे बच्चे जो सोशलाइजेशन में क्या है, सोशलाइजेशन में क्या है, इनके लिए बैरियर क्रिएट होते हैं। क्या ये सोशलाइज नहीं होते हैं, ये दूसरों से बातें करना पसंद नहीं करते हैं, ये स्वयं में अलग रहना पसंद करते हैं। जो अपने परिवार के मेंबर होते हैं ना, ये लोग उनसे भी बचे बचे कटे कटे रहते हैं। उनमें इनमें भी कोई इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती कि अपने माता पिता अपने बहन भाई के प्रति जो एक सामान्य व्यक्ति को होती है। नेक्स्ट बात करूं, बार बार एक ही शब्द को दोहराना। हमने बात की थी रिपीटेटिव बिहेवियर होता है ऑटिज्म वाले बच्चों का। तो क्या है, यूटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चों का भी साथ भी क्या है, किसी भी शब्द को बार बार दोहराना, या किसी भी क्रिया को बार बार रिपीट करना, इसे बोलते हैं हम रिपीटेटिव बिहेवियर। तो यूटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चों में भी यही चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है, इस शब्दों को बार बार एक शब्द अगर इन्होंने किसी के मुँह से सुन लिया है तो उस शब्द को क्या होता है, ये बार बार दोहराते रहते हैं बिना किसी कारणवश। स्वयं एवं अकेले में बातें करना, ये क्या है, इनका बिहेवियर में क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। स्वयं से बातें करना, अकेले में कोई नहीं है जब क्या है, खुद से ही बातें करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स हम सिर्फ इस डिसेबिलिटी वाले में नहीं, कुछ हमारे जो नॉर्मल होते हैं ना लोग, उनमें भी समस्या देखने को मिलती है कि वो खुद से कभी कभी टेंशन में, किसी कंडीशन में कुछ वो, लेकिन वो कुछ उनकी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। बट जो हमारा यूटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, ये ऑलवेज हमेशा ये क्या करते हैं, इनमें ही समस्या देखने को मिलती है। वातावरण के प्रति उत्तर ना देना, क्या मतलब, जो हमारा इन्वायरमेंट है क्या है, ये उनका जो बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंट इनकी कंडीशन के अनुरूप नहीं होता। ये कभी भी किसी भी प्रकार का बिहेवियर दिखा सकते हैं। हमने अभी तक पढ़े, हमने स्पेसिफिक हमने कंडीशंस पढ़ी कि ऑटिज्म की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट, क्या स्वालीन बच्चों का मैनेजमेंट क्या होगा। तो हमारा स्वालीन बच्चों का मैनेजमेंट क्या होगा, एक एक करके बात करते हैं। स्वालीन बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, बोलचाल, संप्रेषण एवं समाजीकरण के लिए प्रबंध योजना बनाना आवश्यक होता है, जिससे इसका सही ढंग से पुनर्वास हो सके। यह पुनर्वास सेवाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे ऑटिज्म रिलेटेड बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, बोलचाल, संप्रेषण एवं समाजीकरण, ये सब स्तरों में क्या है, उन्हें समस्या देखने को मिलती है। अगर हम बच्चों के कुछ कंडीशन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस इम्प्रूव करने के लिए कुछ इन्होंने मैनेजमेंट टेक्निक्स बनाई हैं। वो मैनेजमेंट टेक्निक्स हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सी है। फर्स्ट है हमारा खान पान संबंधी अंतराक्षेपण। स्वालीन बच्चों के माता पिता की प्राय ये शिकायत रहती है कि कुछ निश्चित खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका सामाजिक कौशल और पीछे हो जाता है। उदाहरण स्वरूप एक अभिभावक ने शिकायत की कि उनका बच्चा डेयरी का 1 लीटर दूध पीता है, सामाजिक कौशल पिछड़ा हुआ था। कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें जो हैं, जो कंडीशन जब हमारे ऑटिज्म की होती है तो कुछ हमारे क्या होती है, हर चीज़ का क्या वहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है, चाहे वो हमारे वातावरण किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है, कभी कभी खान पान भी क्या कर सकता है, बच्चों को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें क्या है कि एक उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है कि एक अभिभावक क्या था, उन्होंने अपने बच्चे का कुछ देखा कि वो बच्चा क्या है, वो डेली 1 लीटर दूध पीता है। कहाँ का पीता है, वो डेयरी का पीता है। इसके कारण क्या है, बच्चे का सामाजिक कौशल क्या है, पिछड़ा हुआ है। जब सामाजिक कौशल पिछड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि जो उसका डेयरी का दूध है वो बच्चे को सूट नहीं करता, जो उसके मस्तिष्क के जो उसका विकास चल रहा है उसको प्रभावित करता है। देखें क्या लिखा है इन्होंने, जब से उसने डेयरी का दूध पीना बंद किया उसमें सुधार दिखने लगा। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, जब इन्हें लगा कि जो बच्चा दूध पी रहा है इससे इसको क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बच्चे में समस्या हो रही है, जब उन्होंने डेयरी का दूध पीना बंद किया तो बच्चे के अंदर क्या दिखा, इन्हें सुधार दिखने लगा। इसी प्रकार इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय में शोध हुआ जिसमें पाया गया कि प्रोटीन युक्त पदार्थ भी स्वालीन बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में अध्ययन हुआ जिसमें पता चला कि प्रोटीन युक्त
पदार्थ स्वालीन बच्चों को नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कि जो इनके मस्तिष्क पर क्या, इनके जो मस्तिष्क का विकास होता है क्या करता है, मस्तिष्क की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे उनके मस्तिष्क के कार्य प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार मस्तिष्क कोई वस्तु मस्तिष्क के क्षमता पर प्रभाव डालेगा, कि उसका डेवलपमेंट पे प्रभाव डालेगा, तो सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मस्तिष्क के कार्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अतः स्वालीन बच्चे खान पीन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वालीन बच्चों के क्या है, जो उनके खान पीन है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनका जो प्रॉपर डाइटिशियंस होता है उससे डाइट इनके प्लान करवानी चाहिए कि बच्चे को क्या देंगे। फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि बच्चे को क्या चीज़ खानी चाहिए इस कंडीशन में और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट देखें, दवा संबंधी अंतराक्षेपण। इसमें क्या करते हैं, स्वालीन बच्चों के लिए विशेष परिस्थिति में दवा का प्रयोग भी किया जाता है। हम लोग एक चीज़ मानते हैं कि जो ऑटिज्म है या फिर कुछ अन्य विकलांगता है वो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी जो होती है वो हमारी फैलती है या फिर कभी एक कंडीशन मान के वो ठीक हो जाती है। बट ये क्या है, ये एक अवस्था है जो जिसमें हम सुधार कर सकते हैं अपने एफर्ट डालकर। बट क्या है, उस कंडीशन को हम कभी ठीक नहीं कर सकते। तो बट कुछ कुछ कंडीशन में क्या है, जो दवाई होती है वो भी बच्चों के लिए कारगर साबित हो सकती है। वो कुछ स्पेसिफाई कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है वो हम देखते हैं। लेकिन यह दवा तब और अधिक सुधार लाती है जब उसे संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एवं व्यवहार परिमार्जन एक साथ दिया जा रहा हो। जब बच्चे को संज्ञानात्मक इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग दे रहा हो किसी प्रकार की, या फिर उसके जो बिहेवियर पे वर्क किया जा रहा हो, जब दोनों कंडीशन हमारे ट्रेनिंग बच्चों को साथ में दी जा रही हो, उस प्रकार बच्चे को अगर हम किसी प्रकार की दवा देते हैं, कुछ होता होगा इनकी दवाई में ना, तो अगर हम उसे कभी दवाई देते हैं तो क्या है, बच्चों को ये अधिक सुधार लेता है। पर कभी कभी उन्हें दवा से कुछ नुकसान होता है। कभी कभी दवाई क्या है, फ़ायदा करती है। उन्होंने बताया कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन में संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और व्यवहार परिमार्जन जब बच्चों का साथ में चल रहा हो, तो कुछ ही ऐसी कंडीशन होंगी जब जहाँ दवाई नुकसान देती। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ दवाई नुकसान देती है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। जब उनको नींद बहुत कम आती हो, जब बच्चे के अंदर क्या है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो जिस टाइम बच्चे को नींद कम आ रही है, दीर्घ कब्ज हो जाना, दूसरों पर आक्रमण होने पर बच्चे को ज़्यादा गुस्सा चल रहा है, उसका बिहेवियर आजकल कुछ ज़्यादा ख़राब है, वो दूसरों को क्या करने लगता है, दूसरों को पे वो आक्रमण हो रहा है, दूसरों को पे उसे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, सौघाती व्यवहार, स्वयं को किसी प्रकार से चोट पहुंचा रहा है। अति चंचल व्यवहार होने पे कि वो इधर उधर घूमता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, या उदासी होने पर जब आप देखोगे कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ ना कुछ कमी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी है, उसकी दवाई रोक देनी है, उसे उस कंडीशन में दवाई नहीं देनी है। वही दवाई फ़ायदा भी करती है, वही दवाई नुकसान भी करती है, बट उनकी जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक होती है। आगे बात करें खेल संबंधी अंतराक्षेपण। इस प्रकार के बच्चों की उम्र लगभग 2 वर्ष की होती है और वह किसी खेल सामग्री को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे हमने बात करी कि जब बच्चे की एज छोटी होती है, जब उसका डेवलपिंग टाइम होता है, उस टाइम पे अगर बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए कि बच्चे के अंदर क्या समस्या चल रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसको इम्प्रूवमेंट हम अधिक करा सकते हैं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट टाइम होता है। तो अगर बच्चे की पकड़ में, उसकी सूक्ष्म गामक क्रिया में कुछ समस्या है, तो अगर उस टाइम पे बच्चे के साथ काम किया जाए, एक्सरसाइज वगैरह जो भी हमारा डॉक्टर कंसल्ट करते हैं उसके हिसाब से, फिजियोथेरेपीज के हिसाब से, तो बच्चे का क्या हो, पकड़ सक्षम हो जाती है। तो वातावरण एवं उम्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के खेल कराना चाहिए, कि उसका इन्वायरमेंट और उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों को कुछ ना कुछ खेल कराना चाहिए, जिससे अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और उस हमारी एक्टिविटीज़ में अभिभावक को भी क्या है, इन्वॉल्व करना चाहिए, और उसकी भूमिका जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा दिखाना चाहिए। उनका दृश्य संबंधी पहलू शक्तिशाली हो इसके लिए उन्हें चाबी वाली गतिशील वस्तुओं से खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर बच्चे में दृष्टि संबंधी कोई समस्या है, तो जिस प्रकार से टॉयज होते हैं उसमें चाबी भर के वो चलते हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ बच्चों को ज़्यादा करानी चाहिए। आगे देखें, आगे क्या दे रखा है, उसके साथ कुछ रंगीन वस्तुओं को एक और दिखाएं, उसी निगाहें पड़ें, दूसरी ओर घुमा दें। इसमें क्या बात कर रखी है कि भाई बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं बहुत जल्दी इंटरेक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से। अगर हमें बच्चों का क्या है, मूवमेंट देना है नेक का, कि उसका नेक कंट्रोल नहीं हो पाता, तो बच्चे को क्या है, कलरफुल जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं वो दिखाएं। जिस टाइम बच्चे की नज़रें उस वस्तु पर चली जाएं, ये उसकी आंखों के लिए भी ठीक है, तो उस वस्तु को वहाँ से हटा के दूसरे डायरेक्शन में ले जाएं, जिससे क्या होगा, बच्चे की गर्दन भी मूवमेंट करेगी और उसकी जो
साइड है, जो उसको देखने की क्षमता है, वो भी इफेक्ट होगी इससे। ठीक है, यहाँ बात कर रखे हैं। इसके लिए उसे प्रशिक्षण करना चाहिए। बच्चे के स्पर्श विकास को बढ़ावा देने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, कि उसके जो सेंसेस में कुछ इश्यूज है तो उस सेंसेस को की समस्या को दूर करने के लिए बच्चों के साथ क्या गर्म ठंडा, उसे थोड़ा सा तकलीफ देना, उसे थोड़ा आराम देना, अलग अलग चीज़ इफेक्ट की चीज़ें उसे दिखानी चाहिए, उसे टच करानी चाहिए, जिससे क्या बच्चे के अंदर जो भी सेंसेस प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। कभी कभी बच्चे का हाथ एवं नाक का संबंध विकसित हो जाता है तो स्वाद का भी ज्ञान कराना चाहिए। जब बच्चे के हर प्रकार से कोऑर्डिनेट हो जाए तो बच्चों को क्या है, स्वाद संबंधी समस्या भी होती है ऑटिज्म में, तो धीरे धीरे करके हर एक सेक्शन में बच्चे के हमें काम करना चाहिए। इन्होंने बात करी यहाँ पे सवालीन बच्चों में न सुनने एवं उनके सुन के नज़रअंदाज करने की समस्या होती है। कभी कभी क्या होती है कि इन बच्चों में वो सुनाई नहीं देता, बट कभी कभी क्या होता है वो हमारी बात सुनते हैं लेकिन उनमें नज़रअंदाज इग्नोर करने की समस्या होती है। तो ऐसे बच्चों के खेल संबंधी क्रियाकलाप में श्रवण संबंधी प्रक्रिया को भी सम्मिलित करना चाहिए। क्या श्रवण संबंधी प्रक्रियाएँ होती हैं जिसमें कुछ अलग प्रकार से हॉर्न आवाज़ें हों, तो ऐसी क्रियाएँ क्या करानी चाहिए, बच्चों से करानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस प्रकार की एक्टिविटी से थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं और वो उस ध्वनि, वो हमारी बात सुन के इग्नोर कर सकते हैं बट वो ध्वनि जो है ना वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो इसके हिसाब से कार्य को करेंगे और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। आगे बात करूं शिक्षण तकनीक। स्वालीन बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करके उनमें सुधार लाया जा सकता है, जिसके लिए निम्नलिखित तकनीकें अपनाई जाती हैं। क्या कर रहे हैं कि इन बच्चों में इम्प्रूव लाने के लिए उन्होंने कुछ देखा है कि शिक्षण तकनीक किस प्रकार से बच्चे पे कार्य करती है। देख करके हम वो तकनीक देख लेते हैं। संप्रेषण का एक अच्छा माहौल तैयार करना जिसमें रहकर वे सार्वभौमिक रूप से समझ सके। हम लोग क्या देखते हैं, बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाने के लिए उसके लिए हमें एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी, मैंने बात की, अट्रैक्ट होते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। अगर इन्हें कोई अपनी जो हम काम करा रहे हैं उससे अलग इन्हें कोई चीज़ समझ में आ गई या कोई चीज़ इन्हें अट्रैक्ट कर गई तो ये आपके काम को कभी नहीं सुनेंगे। तो इनके लिए हमें अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है बच्चे को कुछ दिखाने के लिए। प्रतिदिन के क्रियाकलापों को बदलते रहना चाहिए। उसके साथ वहीं पर शिक्षित क्या है, जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी को चेंज करते रहना चाहिए। उसके साथ वह पर वही शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए जो उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हो। जो बच्चे को, इसका मतलब जो बच्चों को ट्रेन कर रहा है किसी एक्टिविटी के लिए, तो उसको हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो व्यक्ति बच्चे की ऑल कंडीशन के बारे में जानता हो। स्वालीन बच्चों के चुनाव के अनुसार ही उनकी दिनचर्या होनी चाहिए। बच्चे जिस प्रकार से इंटरेस्ट है बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों का डेली रूटीन हम लोगों को सेट करना चाहिए। स्वालीन बच्चों के लिए विशेष रूप से ध्वनि व्यवहार पर आधारित प्रबंधन योजना बनानी चाहिए। कि हमने भी ऊपर ही बात करी कि बच्चे के इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, इग्नोर की प्रॉब्लम होती है। अगर ही कुछ बच्चे सुन नहीं पाते हैं बट जो बच्चे सुनते हैं वो इग्नोर करते हैं, तो इनमें क्या हमें ध्वनि, जो इन ऐसी ध्वनि संबंधित क्रियाएँ इनके योजना में हमें शामिल करनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या बात कर रखा, व्यवहार परिमार्जन एवं प्रबंधन। स्वालीन बच्चों में बहुत तरह के हमें व्यवहार भी देखने को मिलता है, तो उस व्यवहार का हम किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे वो हम देखते हैं। स्वालीन बच्चे भी परिस्थितियों के अनुसार समस्या जताते हैं। ऐसे में अभिभावक, व्यावसायिकों एवं अभिरक्षकों कुछ विशेष तकनीकों से उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। चिकित्सकों एवं अध्यापकों को विशेष नियमों को ध्यान में रखते हुए स्वालीन बच्चों का व्यवहार प्रदर्शन करना चाहिए। अगर बच्चे को किसी प्रकार की समस्या हो रही है या फिर कोई भी चीज़ उनके अनुसार नहीं है, तो अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, व्यवहार दिखाना चाहते हैं, जिसकी नॉलेज उसके पेरेंट्स को होनी चाहिए, उसके टीचर्स को होनी चाहिए, या फिर उसके जो भी रिलेटेड उसके व्यावसायिक, उसके प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उन सबको उससे रिलेटेड सब बच्चों की समस्या पता होनी चाहिए। अगर उन्हें समस्या पता होगी तभी वो बच्चे के क्या है, व्यवहार को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंधन करेंगे। तो हमने आज बात करी इसके टाइप्स की, या फिर हमारे सिमिलर कंडीशंस की ऑटिज्म के। देन उसके बाद हमने बात की मैनेजमेंट की। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।